हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने हिंदी व्याकरण का सेशन स्टार्ट किया था जिसके अंदर छोटा सा टॉपिक उठाया था रस। तो रस क्या है उसको हमने टाइप्स को इसके पहले वाले सेशन में बता दिया है। रस और उसके प्रकार विथ फॉर्मूले, है ना। हम कैसे एक सूत्र के थ्रू, एक फॉर्मूले के थ्रू, एक दोहे के फॉर्मेट में हमने उनको, उनके प्रकार एवं उनकी स्थायी भाव को याद किया था। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों रस के अंग, किस तरीके से ये रस के अंग मिल करके रस के प्रकार को एक तरीके से पूरा करते हैं या कंप्लीट करते हैं, उसको एक तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है ना। तो जब तक आपको ये नहीं पता होंगे रस के अंग, तब तक आप रस को परिभाषित नहीं कर सकते, कहीं न कहीं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आइए बात करते हैं रस के कितने अंग हैं। तो देखिए, अगर हम अंग की बात करेंगे तो कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बात करेंगे ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, उसके साथ साथ संचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है, साथ में उसके उदाहरण सहित। ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट हम प्रकार की बात करें, पहले प्रकार के स्थायी भाव की बात करें, तो इसमें 2-3 चीज़ बता देते दोस्तों। जैसे 2 चीज़ होते हैं जिसके अंदर ये भाव आ रहे हैं, है ना। ये जिसके अंदर ये सभी प्रकार के रस और रस से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होंगे उसे हम बोलते हैं आश्रय या सहृदय। ठीक है ना, आश्रय या सहृदय। ठीक है। तो जब भी हम कभी इस्तेमाल करेंगे परिभाषित करने के लिए कि आश्रय या सहृदय के हृदय में, तो आप समझ जाइए कि ये उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसके अंदर ये रस या ये भाव उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहला स्थायी भाव की। स्थायी भाव को, इसका मतलब ही होता है स्थायी रूप से विचार, स्थायी रूप से रहने वाले विचार, स्थायी रूप से निवास करने वाले विचार। इसे अगर परिभाषित करेंगे तो आश्रय के मन में या आश्रय के हृदय में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावों या विचारों को, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मेरे अंदर अगर 10 प्रकार के रस हैं, जब तक वो कोई ना कोई रस ना उत्पन्न हो, तब तक वो मेरे रस क्या हैं? स्थायी रूप से सोए हुए हैं। कहाँ? हमारे अंदर। हमारे अंदर पाए गए रस तो हमारे अंदर ही होंगे स्थायी भाव। तो स्थायी भाव, जब तक कोई ना कोई रस उत्पन्न ना हो तब तक कोई ना कोई स्थायी भाव नहीं आएगा, है ना। मतलब कि वो चुपचाप सोया रहेगा। तो इनएक्टिव कंडीशन में, मतलब किसी भी प्रकार की क्रिया ना हो रही हो, तो उस कंडीशन में हमारे स्थायी भाव क्या रहते हैं? सोए हुए रहते हैं। तो यही बोल रहा है कि आश्रय के हृदय में, जैसे मेरे अंदर 10 प्रकार के रस हैं या 11 प्रकार के, तो वो स्थायी भाव मेरे अंदर होंगे। तो इसीलिए मुझे क्या बोला जाएगा? आश्रय। तो मैंने इसमें क्या बोला? आश्रय के हृदय में, यानी मतलब मेरे हृदय में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावों या विचारों को क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। ठीक है, क्लियर है। वो कितने टाइप के विचार हैं? वो जितने प्रकार के आपके रस हैं उतने प्रकार के विचार हैं। ठीक है, आपके 10 से 11 प्रकार के रस हैं, तो ऐसा ही 10 से 11 प्रकार की स्थायी भाव भी होंगे। अब दोस्तों, हमें याद करने में दिक्कत होती है, तो हमने एक दोहा या फॉर्मूला आपको बताया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी हमने लिख रखा है। तो इस दोहे के माध्यम से हम स्थायी भाव भी याद कर लेते हैं और साथ ही साथ हम उसके रस के प्रकार को भी याद कर लेते हैं, ताकि हमें कन्फ्यूज़न कभी भी ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब अगर इसके उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में आपको पता है, रस की बात करें, वीर भयानक अद्भुत, शांत श्रृंगार करुण रौद्र बीभत्स, ये आपके प्रकार हैं। ठीक है ना। शोक क्रोध जुगुप्सा, ठीक है, हास, ये आपके, और वत्सल और भक्ति रस, ये आपके 10 प्रकार के रस हैं। ऐसा ही इनका स्थायी भाव है। स्थायी भाव की बात करें, उत्साह भय विस्मय निर्वेद रति, उसके बाद शोक क्रोध जुगुप्सा, ठीक है ना, और हास्य। ठीक है, हास्य, ये उसके क्या हैं? स्थायी भाव। वीर भयानक अद्भुत, शांत श्रृंगार करुण रौद्र बीभत्स हास्य, इसमें क्या है? उत्साह भय विस्मय निर्वेद शोक क्रोध जुगुप्सा हास वत्सल। अगर मान लीजिए मेरे अंदर शांत रस, जैसे मैं चुपचाप हूँ, तो मतलब मेरे अंदर कौन से रस उत्पन्न हुए, सॉरी, कौन से भाव, स्थायी भाव उत्पन्न हुए होंगे? वो निर्वेद, मतलब मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कोई कविता पढ़ी, कहानी पढ़ी, तो मेरे अंदर जोश का भाव आ गया,
है ना। तो वो जब जोश का भाव आया ना, वो किसकी वजह से आया, वीर रस की वजह से आया। तो मेरे अंदर जोश आया, उत्साह आया, तो किसकी वजह से आया, वीर रस की वजह से आया, लेकिन आया क्या, उत्साह। तो ये स्थायी भाव हमारे अंदर उत्साह जग गया। इसी तरीके से आप जब भी कोई कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक या कोई ना कोई काव्य पढ़ते हैं तो इनमें से कोई ना कोई प्रकार के रस उत्पन्न होंगे ही। अच्छा, जिस व्यक्ति के अंदर ये रस ना हो, दैट मीन्स वो या तो पागल है या तो नॉन लिविंग है, ठीक है ना। मतलब ये किसी लिविंग के अंदर ही ये रस उत्पन्न होंगे, है ना। अब आप बोलोगे कि क्या एनिमल के अंदर, क्या एनिमल में ये रस उत्पन्न हो सकते हैं, तो बिल्कुल ये रस एनिमल में उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रख सकते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे, फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला एक दोहे के फॉर्मेट में है ना। दोहे के फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, दोहे में। देखिए दोहे की पहचान क्या होती है, दोहे की पहचान होती है कि वो दो लाइन हो, या मतलब दो पंक्ति चार चरण, ठीक है ना। क्या हो, दो पंक्ति चार चरण। देखिए मैंने क्या बोला कि दोहे की, यहाँ दोहे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला दोहे के फॉर्मेट में है, तो वो मैं बता रहा हूँ। दो लाइन, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, दो लाइन यानी दो पंक्ति चार चरण, एक दो तीन और चार, चार चरण है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि दोहे में दो पंक्ति चार चरण होते हैं। पहले, फर्स्ट और थर्ड में, पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13 और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए, आपके 11 टोटल मिला के एक लाइन में 24 मात्राएं होनी चाहिए, दूसरे में भी 24। तो इस तरीके से ये दोहा भी हो जाएगा। कभी हमें दोहे के एग्जाम्पल लिखने की जरूरत पड़ी तो वो भी हम लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम अपना इस दोहे के फॉर्मूले में ये स्थायी भाव भी याद कर सकते हैं। कैसे, उत्साही भय विस्मय निर्वेद रति लगा, शोके क्रोधे जुगुप से हास स्थायी भाव। अब यहाँ स्थायी भाव लिखा भी हुआ तो हमें पता भी चल जाएगा कि स्थायी भाव का फॉर्मूला है। तो एक तो फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि जो अपने जो अपने रस याद किए थे, वो रस भी इसी सीरीज में था। इसका मतलब कभी अगर आपसे बीच से पूछ दिया जाए कि भाई बताओ हमारा शांत का कौन सा है, तो भाई ये फॉर्मेट उसी सीरीज में है, सूत्र के फॉर्मेट में ही है। तो शांत का निर्वेद हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, चौथे नंबर में शांत है, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर में क्या है, आपका निर्वेद है, देख लीजिए 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है ना। तो आपका सीरीज सही है, इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलोगे हम सीधा भी तो याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ क्या आएगी कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप सीरीज से याद करोगे तो सीरीज वो उसी फॉर्मेट में आपको उस समय तक याद रहेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो याद रहेगा, लेकिन वो सीरीज में याद रहेगी, कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये कम से कम दोहा याद रहेगा तो आपको सीरीज में कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि दोहे में सीरीज अरेंज है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपके क्या हैं, 10 प्रकार के या 11 प्रकार के आपके क्या हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें केवल 9 ही है, 2 हमने अलग से, एक वत्सल का वत्सल ही होता है, और भक्ति रस जो कि बाद में आया तो इसलिए हमारे दोहे में नहीं है फॉर्मेट में, तो इसको भी आप 2 अलग से याद कर सकते हैं, भक्ति रस का अनुराग और वत्सल का वत्सल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उत्साह व विस्मय निर्वेद रति लगा, शोक के क्रोध जुगुप से हास स्थायी भाव। इतने दोहे में आपके 9 प्रकार की आ गए, 10 बाई ये है और 11 बाई ये है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, स्थायी भाव तो आपको पता चल गया कि भाई स्थायी रूप से सो रहे हैं, ये स्थायी भाव होगी। विभाव पे आते हैं। अब दोस्तों विभाव की अगर बात करिए, दूसरा प्रकार है। तो विभाव में क्या है, आश्रय के हृदय में स्थायी रूप से सोए हुए भावों या विचारों को जगाने वाले कारण को क्या कहते हैं, विभाव। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर वीर रस अभी सोया हुआ चुपचाप, मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जैसे ही मैं वीर रस की कविता कहानी पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे अंदर वो भाव जग जाएंगे, मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न हुए तो उत्पन्न होने का कोई ना कोई तो कारण होगा। किस कारण हुए, तो कारण ये है कि मैंने वो कविता पढ़ी, तो सबसे बड़ा कारण क्या होगा, वो कविता, है ना। जिस कविता को पढ़ के मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट आया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, उस कविता की वजह से मेरे अंदर एक्साइटमेंट आया, इसलिए वो कारण क्या होगा, वो कविता होगी। दोस्तों इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसकी हम बात कर लेते हैं। हमने परिभाषा में बता दिया कि आश्रय के हृदय में सोए हुए स्थायी भावों को जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो मेरे अंदर भाव
सो रहे हैं, वीर रस वगैरह जो भी रस है, वो 11 प्रकार के रस हैं मेरे अंदर, वो भाव भी हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ न कुछ एक्टिविटी की, कुछ न कुछ कविता कहानियाँ पढ़ी, तो मेरे अंदर वो भाव जग गए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैसे मेरे अंदर वो भाव जगेंगे, तो वो भाव जगने का कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है ना, उस कारण को ही विभाव कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। इसकी थोड़ी बात मैं बाद में करूँगा, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन शेर को देखकर डर गया, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोहन क्या हो गया, डर गया। डर गया तो ये डर जो है ना, ये स्थायी भाव आपको पता है। लेकिन मोहन डरा किसकी वजह से, ये आपको पता होना चाहिए। तो मोहन डरा शेर की वजह से, तो शेर मेरा क्या होगा, विभाव। डरने का मेरा कारण क्या है, शेर है। शेर को मैंने देखा, मैं डर गया, तो मेरा डरने का कारण क्या है, आपका शेर, ठीक है ना। डरने का कारण क्या है, शेर। और वो भाव कौन से हैं, स्थायी भाव, वो डर है। डर, भय, भयानक रस है। और भयानक रस, मैंने भयानक शेर को देखा, तो मेरे अंदर कौन सा स्थायी भाव जग गया, डर। जगह किसके अंदर, तो वो मोहन है, तो मोहन हो जाएगा आश्रय, ठीक है। तो आश्रय मतलब मोहन के हृदय में कौन सा भाव जग गया, डर वाला जग गया। किसकी वजह से, शेर की वजह से। अब आते हैं दोस्तों इसके प्रकार में, ठीक है ना। प्रकार की अगर बात करें तो आलंबन उद्दीपन 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए शेर को मैंने देख के डरा, मान लीजिए मैं शेर को देख के डर गया, तो डरने का कोई ना कोई तो कारण होगा, सॉरी, कारण का कोई ना कोई तो आधार होगा। शेर तो कारण हो गया, लेकिन उसका कोई ना कोई तो आधार हुआ कि मैं किस वजह से डरा। क्या शेर इतना खतरनाक था, क्या शेर ने खतरनाक दहाड़ लगा दी, ठीक है, इस वजह से मैं डर गया। या शेर एकदम शांत बैठा था, फिर भी मैं डर गया। देखिए, उसमें 2 रीज़न आ सकते हैं। या तो आप शेर के खतरनाक रूप को देख करके डर गए, भैया बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, है ना, कहीं एक झपट्टा लगाया तो हम उसके एक ही बार में शिकार हो जाएंगे। तो ये आपके मन में वो जो भाव आए ना, उसकी वजह से आप क्या हो गए, डर गए। तो जो डरने का कारण था, शेर का भयानक रूप, है ना, शेर का जो भयानक रूप था, उसको देख के आप डर गए, है ना, कि बड़े बड़े नाखून, भाई एक पंजे भी मारा तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसे हम परिभाषित करने की कोशिश करें, तो आश्रय के हृदय में सोए हुए स्थायी भावों को जगाने वाले कारण के आधार को, कारण विभाव हो गया, दैट मीन शेर, और वो खतरनाक रूप है, उसको क्या बोलते हैं हम, आलंबन विभाव, ठीक है। तो कारण के आधार को क्या बोलते हैं, आलंबन विभाव। कारण के आधार को आलंबन विभाव। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन शेर के भयानक रूप को देखकर डर गया। डर गया मतलब स्थायी भाव, और उसके साथ साथ भयानक रूप को देख के डरा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आलंबन विभाव। क्लियर है। भयानक रूप क्या हो जाएगा, आलंबन, और शेर तो विभाव है ही। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट उद्दीपन, ठीक है ना, क्लियर है। उद्दीपन की अगर बात करें तो उद्दीप्त का मतलब होता है तेज करना। तो आश्रय के हृदय में जगे हुए स्थायी भावों के फलस्वरूप, सॉरी इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि आश्रय के हृदय में, ठीक है ना, जो स्थायी भाव जग गए हैं, ठीक है ना, स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले, या आश्रय के हृदय में जगे हुए स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले भाव या विचार, उद्दीप्त या तेज करने वाले भाव या विचार को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उद्दीपन विभाव बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते कैसे, देखिए, मान लीजिए शेर के भयानक रूप को, जो मोहन था, मोहन ने शेर के भयानक रूप को देखकर क्या हुआ, डर गया। इतना समझ में आया। भयानक रूप हो गया आलम्बन, डर गया स्थायी भाव, मोहन हो गया आश्रय, और शेर हो गया आपका विभाव। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो उद्दीपन विभाव क्या होगा। उद्दीपन विभाव, शेर ने जैसे ही दहाड़ लगाई, मोहन ने शेर के भयानक रूप को देखा, और देखने के बाद जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई तो मोहन भाग खड़ा हुआ, ठीक है। मोहन क्या हुआ, भाग खड़ा हुआ। तो मोहन किस वजह से भाग खड़ा हुआ, उसके दहाड़ को, ठीक है ना। जैसे उसने दहाड़ा, तो जो उसकी दहाड़ है ना, तो दहाड़ क्या हो जाएगी उसकी, उद्दीपन, ठीक है ना। वो भागा किसकी वजह से, क्योंकि शेर ने दहाड़ लगाई, उसको समझ में आ गया। पहले ही देख के वो खतरनाक डर गया था,
भाग ही रहा था, साथ ही साथ जब उसने या मान लो देख के डर गया था, जैसे उस दहाड़ लगाई तो भागना शुरू कर दिया। तो भागा किसकी वजह से? उसके दहाड़ की वजह से। तो दहाड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उसके भाव को और तेज कर रहा है कि भैया भागो, नहीं तो आप बचने वाले नहीं है। तो ऐसा भाव किसकी वजह से आ रहा है? शेर की दहाड़ की वजह से। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं कि मोहन शेर के भयानक रूप को देखकर डर गया और शेर जैसे ही दहाड़ा तो वह मोहन भागने लगा। ठीक है ना, यह भाग खड़ा हुआ। तो मोहन किसकी वजह से भागा? मोहन भागा शेर की दहाड़ की वजह से। तो शेर का दहाड़ उद्दीपन हो जाएगा, डर गया स्थायी हुआ, भयानक रूप आलंबन विभाव और शेर हो जाएगा विभाव। और एक चीज और इसमें दिया दोस्तों, मोहन भाग खड़ा हुआ। तो आगे जब इसके बाद आप पढ़ोगे अनुभव और संचारी भाव, तो आपको पता होगा कि अनुभव के अंदर ये अब एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? अनुभव का भी हो जाएगा। अनुभव के एग्जाम्पल में मैं उसको वहाँ परिभाषा बताऊंगा, एग्जाम्पल इसी का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ जो भाग खड़ा हुआ ना, स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद जो क्रियाकलाप किए जाते हैं आश्रय के द्वारा, उसी को तो अनुभव कहते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये मोहन क्या हो, डर के कारण भाग रहा है। तो भाग रहा है, क्या कर रहा है? वो एक तरीके से अनुभव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं, अनुभव की बात करते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, विभाव, आलंबन और उद्दीपन और स्थायी भाव। अब आइए दोस्तों, किसकी बात करते हैं? अनुभव की। अनुभव की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी तो आपके अंदर भाव जग गए हैं। अब जगने के बाद आप कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे। इसको एक स्टोरी के थ्रू समझो ना, जैसे स्टोरी चल रही है। अब आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे, है ना? तो आप भागोगे, जो जो आप कर सकते हो, भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, चीख सकते हो, है ना? ये सब करोगे। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? अनुभव के अंदर आ जाती है। तो अनुभव को परिभाषित करने की अगर बात करें, तो आश्रय के हृदय में जगे हुए स्थायी भावों के फलस्वरूप आश्रय के द्वारा जो भी घटनाएं या जो भी क्रियाकलाप, आप क्रियाकलाप के साथ साथ यहाँ घटनाएं भी लिख सकते हो, है ना? क्रियाकलाप या घटनाएं, ठीक है? यहाँ क्रियाकलाप या घटनाएं, जो भी घटनाएं या क्रियाकलाप, जो भी घटनाएं या क्रियाकलाप आश्रय के द्वारा किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुभव। ठीक है ना? तो अब आप क्या क्या कर सकते हो? आप दो तरीके की प्रोसेस कर सकते हो। एक तो आप खुद से कुछ ना कुछ कर सकते हो, भाग सकते हो, दौड़ सकते हो। एक वो जो अपने से होने लगती है। क्या? जैसे आप शेर को देख करके अचानक डर गए, हाथ कांपने लगे, है ना? ये आप बेहोश होके गिर गए, है ना? भाई डर इतना ज़्यादा रहता है कि वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। किसके अंदर? इसके अंदर दो तरीके का, कायिक और सात्विक। अनुभव दो प्रकार के, कायिक और सात्विक। वो घटनाएं जो आश्रय के द्वारा की जाती है उसे क्या बोलते हैं? कायिक अनुभव। वो घटनाएं जो किसके द्वारा की जाती है? अपने से होती है। काया, काया मतलब शरीर होता है। तो वो घटनाएं जो शरीर के द्वारा की जाती है उसे बोलते हैं कायिक। जैसे आप क्या कर सकते हो? भाग सकते हो, रो सकते हो, चिल्ला सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाने लगते हो, है ना? बचने के लिए भागते हो। तो ये जो भी घटनाएं ये आश्रय के द्वारा, खुद के द्वारा की जा रही है, मतलब वो कायिक है। ठीक है ना? रोना, चीखना, चिल्लाना, भागना, ये सब कायिक के द्वारा की जाती है, मतलब कि आश्रय के द्वारा। सात्विक वो घटनाएं जो खुद से होती है ना? उसमें आश्रय का कोई रोल नहीं रहता, खुद से होती है। ठीक है ना? जैसे क्या? शेर को आपने देखा, आपके पैर कांपने लगे डर के कारण, आप